हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में वन क्लास वन टॉपिक को कवर करेंगे। तो साथ ही यदि आप आज के इस भारतीय अर्थव्यवस्था के बेस्ट 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपको आने वाले दिनों में केवल 22 क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के पेपर में जीके ही मेन होता है, जो कि केवल 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी एक ही शिफ्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्लास से आपको वो 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। और भाई यदि आप 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपको इन्हीं 25 क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी आपको केवल अब 22 क्वेश्चन तैयार करना है आने वाले दिनों में, एक महीने में, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए। 2 से 3 दिन बाद आपका नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप सभी को मालूम है। तो याद रखिएगा, आज से आपको एक क्लास एक टॉपिक का पूरा निचोड़ मिलने वाला है। क्या आपको डेली एक एक टॉपिक ऐसा ही क्लास चाहिए? बस अपना कमेंट में यस लिख कर बता दीजिएगा। हम डेली आपको जो एमटीएस हवलदार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस एसएससी के नए पैटर्न पे टाइम वेस्टिंग वाला बिल्कुल भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं जो अभी तक 2025 में एडीक्यूटी ने एग्ज़ाम करा, जैसे आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंप्लीट करवाए, फेज 13 का एग्ज़ाम कंप्लीट कराए और आपका सीजल का पेपर कंप्लीट हुआ। ये 3 पेपर और पूरा पैटर्न केवल जीके में ही बदला हुआ है। तो यहाँ से अब आपके बीच में वही हम सारे प्रश्नों को कराने वाले टॉपिक वाइज। ओके, तो इसलिए भाई आप डेली क्लास करिएगा। एक क्लास सुबह 8 बजे होगी, दोपहर 12 बजे, और एक बीच में आपका क्लास हो चुका है 12 से लेके 6:30 का, जो आपको डेली जो टॉपिक वाइज की क्लास आएगी वो शाम को 6:30 पे आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जैसी क्लास हम देंगे तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को तैयार करिएगा और उम्मीद करूंगा आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से, काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? बताइए, जो राष्ट्रीय आय का परिकलन होता है वो किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? याद रखिएगा, सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर सभी को से किया जा सकता है। जैसे सभी प्रकार के निर्गत का योग इससे किया जा सकता है, सभी व्ययों का योग इससे किया जा सकता है, सभी प्रकार की आय का योग इससे किया जा सकता है, लेकिन सभी प्रकार की बचत का योग इससे नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? याद रखिए, अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास ये किसके बराबर होते हैं? बताइए, आपने यदि एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास ये किसके बराबर होता है? तो सर जी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? तो सर ये सुलभ मुद्रा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की
एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, स्टैगफ्लेशन आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करिए। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ऑप्शन भी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। रुपीज 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अब तो भाई 2000 का नोट तो विलुप्त हो चुका है, बंद हो चुका है, तो इस पे भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम यह दर्शाता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? याद रखिए, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक दर में परिवर्तन किससे प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, ब्याज की बाजार दर से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिए 14 बैंकों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? याद रखिएगा, नाबार्ड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या हो सकता है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, रेपो दर में इंक्रीज कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस शहर में है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? बताइए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? याद रखिएगा, बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब, किस वर्ष में किया गया? तो सर जी 1999 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? बताइए, भारत के लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? तो यह भद्रावती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब की गई? बताइएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 1948 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो सर जी 1956 में।
ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताइए, दोराबजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्त मेरे 1907 में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किसको विकसित करने के लिए सहायता दी है? राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किसको विकसित करने के लिए सहायता दी है? याद रखिएगा, मध्यम और लघु उद्योग को विकसित करने के लिए सहायता दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बताइए, 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी नहीं है? तो याद रखिए, कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26। जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। बताइएगा, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर जी पीवी नरसिम्हा राव जी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी का अकेले पैदा करता है? तो बताइए, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि 70% से अधिक कॉफी का अकेले पैदा करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, वह राज्य कर्नाटक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में बिल्कुल मिनिमम प्रतिशत वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, लद्दाख में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो किन आयोग द्वारा कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? कौन सा मौसम बोलते हैं भाई? भारतीय कृषि में जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को। आ चुका भाई अक्टूबर नवंबर आने वाला है। अक्टूबर 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो खरीफ का मौसम कहते हैं भाई। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? जायद को किया गया है, खरीफ को किया गया, रबी को किया गया, लेकिन निशा को अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत है? भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने किस मौसम के अंतर्गत हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए शरद के मौसम के अंतर्गत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? बताइए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? किस वर्ष में, यानी किस ईस्वी में? तो 1853 ईस्वी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? यदि साथी आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2024 में दिया होगा और आपका अभी तक मुझे याद है ये मेरे शिफ्ट में सवाल पूछा था। अगली बार 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट हुआ था, तो 1 अक्टूबर के पहली शिफ्ट में यह सवाल पूछा था। मेरे शिफ्ट में मेरा 1 अक्टूबर पहले शिफ्ट में पढ़ा था। और हम आपको बता दें जीके मेरा 18 प्रश्न सही हुआ था इस बार 25 में से, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इंग्लिश भाई हम लोग यूपी की स्टूडेंट है तो तगड़ी नहीं रहती,
इंग्लिश पर अधिक फोकस करना है। तो बताइए भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी रखी जाती है, बताइए। तो दोस्त मेरे याद है कि 1.676 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है, याद रखिए 111। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा मेरे दोस्त, जितने भी अभी एसएससी के एग्जाम हुए नए पैटर्न पे हर शिफ्ट में बंदरगाह के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया, तो दहेज में। कहाँ पे दोस्त, दहेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कॉल करिए। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, बताइए। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, याद रखिए पारादीप में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। बैलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, बताइए। बैलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो ये विशाखापट्टनम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी एससीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिए कोलकाता में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, यह नंबर क्या है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, यह नंबर क्या है, तो 139 है, 139 है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था, तो दोस्त मेरे याद रखिए 1987-88 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है, बताइए। कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है, तो दोस्त मेरे याद रखिए व्यापार कर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बताइए। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो दोस्त मेरे याद रखिए निगम कर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है, तो सर जी वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे, याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य किसमें नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए, लास्ट क्वेश्चन। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है, बताइए। भारत की विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो याद रखिए 1991 को। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे आज का पहला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था जो बेस्ट 50 क्वेश्चन अपने आप में रहे थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। तो बताइए कि आप सभी का 25 क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट करके ईमानदारी के साथ बताएंगे। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तो तैयार कर लिए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यह दिक्कत है तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको डेली क्लास हम देंगे,
आपको बस कमेंट करना है कि क्या आपको ऐसा ही जो इम्पोर्टेंट एमटीएस हवलदार के टॉपिक का कवर होने वाला है उसको कवर कराएं। एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल एक और नए क्लास के साथ। दो क्लास आती है भाई, 2 क्लास ग्रुप डी की तो 2 क्लास एसएससी एमटीएस की। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।